Hello everyone. In this video we are going to discuss the chapter number 9 of civics, that is public facility, और साथ ही साथ हम लॉ एनफोर्समेंट की बात भी करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चैप्टर का नाम है पब्लिक फैसिलिटीज़। पब्लिक फैसिलिटीज़ होती क्या हैं? वो सारी सुविधाएं जो गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स को अवेलेबल करवाती है ताकि उनकी जो डेली रूटीन की ज़रूरतें हैं वो पूरी हो सके, जितनी भी हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो हर नागरिक को मिल सकें। इसीलिए गवर्नमेंट कुछ फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवाती है हमें, उन्हें ही पब्लिक फैसिलिटीज़ कहा जाता है। तो कुछ ऐसी पब्लिक फैसिलिटीज़ के बारे में बात करेंगे इस चैप्टर में। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है वाटर एंड द पीपल ऑफ चेन्नई, जिसमें अलग अलग लोगों के उदाहरण आपको एग्जाम्पल्स दिए गए हैं और इन एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश की गई है कि ये वाटर फैसिलिटीज़ जो है वो सभी को समान रूप से अवेलेबल नहीं है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है मिस्टर राम गोपाल का, जो कि अन्ना नगर चेन्नई में रहते हैं और उनका जो एरिया है वो लश ग्रीन लॉन है, वहाँ पर मेंटेन्ड है जो, और उन पर पानी की स्प्रे भी हो रखी है। एंड दूसरा एग्जांपल है वो है मिस्टर सुब्रमण्यम का, और यहाँ पर इनके एरिया में जो वाटर सप्लाई है वो उतनी एडिक्वेट नहीं है और इन्हें पानी के लिए पैसे भी देने पड़ते हैं। रुपीज़ 500 to 600 पर मंथ इनको देने पड़ते हैं टू बाय वाटर, पानी खरीदने के लिए। वाटर एज अ पब्लिक यूटिलिटी इज़ अवेलेबल इन डिफरेंट क्वांटा टू डिफरेंट पीपल, यानी अलग अलग डिफरेंट लोगों को डिफरेंटली ये फैसिलिटी मिल रही है वाटर की फैसिलिटी, जबकि पानी जो है वो सभी को अवेलेबल होना चाहिए बिकॉज इट इज़ द बेसिक नीड ऑफ आवर लाइफ। उसके बाद वाटर एज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स टू लाइफ। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं उन राइट्स में से एक राइट है राइट टू लाइफ, और इसके अंडर राइट टू वाटर भी आता है, जिसमें हमें पानी की अवेलेबिलिटी करवाना गवर्नमेंट का फ़र्ज़ है। तो वाटर इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ और गुड हेल्थ। इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉजेज़ ऑफ वाटर रिलेटेड डिसीजेज सच एज डायरिया, डायसेंट्री एंड कोलेरा। तो भारत में, जबकि हमारे फंडामेंटल राइट्स में ये मेंशन्ड है, लेकिन फिर भी भारत में बहुत सारे केसेस हैं जो वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स जिन लोगों को होती है, पानी से रिलेटेड बीमारियों से मरने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है और भारत में ऐसी बीमारियां फैलती हैं, और पानी से फैलने वाले कुछ रोग जो हैं वो हैं डायरिया, डायसेंट्री एंड कोलेरा। The Constitution of India recognizes the right to water as being a part of the right to life under Article 21। तो हमारा जो आर्टिकल 21 है वो हमें राइट टू लाइफ देता है, और इसी के अंडर जो है वो राइट टू वाटर भी आता है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है कि सभी को पानी, साफ़ पीने का पानी मिलना चाहिए। High courts and Supreme courts have held that the right to safe drinking water is fundamental right। तो हमारा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं कि हमें सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, वो हमारा फंडामेंटल राइट्स है और हमें दिया जाना चाहिए। और किसी कारण से अगर वो राइट हमारा लिया जाता है या उसको कोई भी वायलेट करता है तो हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जा सकते हैं। पब्लिक फैसिलिटीज़ मेनली कौन कौन सी होती है? थिंग्स लाइक इलेक्ट्रिसिटी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, स्कूल, कॉलेजेस एट्सेट्रा आर नोन एज पब्लिक फैसिलिटी। तो जो ये फैसिलिटी हैं, चाहे वो बिजली की फैसिलिटी हो या पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, स्कूल्स हो, कॉलेजेस हों, ये हर एरिया में अवेलेबल करवाना, जनता को अवेलेबल करवाना, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट। और इन्हीं फैसिलिटीज़ को क्या कहा जाता है? पब्लिक फैसिलिटीज़। पब्लिक फैसिलिटीज़ आर प्रोवाइडेड सो दैट इट्स बेनिफिट कैन बी शेयर्ड बाय मैनी। इसीलिए अवेलेबल करवाई जाती हैं ये सुविधाएं बाय द गवर्नमेंट कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। तो गवर्नमेंट का क्या रोल है इन पब्लिक फैसिलिटीज़ को अवेलेबल करवाने में, चाहे वो एजुकेशन हो या हेल्थ हो या फिर हमारे पीने के पानी की सुविधाएँ हों, तो गवर्नमेंट का क्या रोल है इनको प्रोवाइड करवाने में। One of the most important functions of the government is to ensure that these public facilities are made available to everyone। गवर्नमेंट की ये ड्यूटी बनती है कि ये फैसिलिटीज़ जो हैं सभी नागरिकों को अवेलेबल हों आसानी से। प्राइवेट कंपनीज ऑपरेट फॉर प्रॉफिट इन द मार्केट, पब्लिक फैसिलिटीज़ रिलेटेड टू पीपल्स बेसिक नीड। क्योंकि पब्लिक फैसिलिटीज़ जो हैं वो लोगों की बेसिक नीड को कंप्लीट करती हैं, तो इसीलिए प्राइवेट कंपनियां अगर इन्हें ऑपरेट करेंगी तो वो अपने प्रॉफिट कमाएंगी ऑब्वियसली।
तो प्रॉफिट कमाने के चक्कर में वो इन चीज़ों के दाम जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगी, इसीलिए प्राइवेट नहीं किया जाता इन पब्लिक फैसिलिटीज़ को। कोशिश की जाती है पूरी कि यही गवर्नमेंट के द्वारा ही प्रोवाइड की जाएं। अदरवाइज़ अगर इनका प्राइवेटाइजेशन हुआ तो डेफिनेटली आम चीज़ों की जो नेसेसिटी हैं लोगों की, उन चीज़ों की जो प्राइजेज़ हैं वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि प्राइवेट कंपनियां अपने प्रॉफिट के लिए काम करती हैं मार्केट में। द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट इज़ द टैक्सेस कलेक्टेड फ्रॉम द पीपल। अगर हम गवर्नमेंट की अर्निंग्स की बात करें, जो मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है वो क्या है? टैक्सेस हैं। जितने भी टैक्सेस गवर्नमेंट जो है लोगों से लेती है वही गवर्नमेंट की इनकम है, एंड गवर्नमेंट इज़ एम्पावर्ड टू कलेक्ट दीज टैक्सेस एंड यूज़ देम फॉर सच प्रोग्राम्स। तो गवर्नमेंट जो है इन सभी टैक्सेस को कलेक्ट करके पब्लिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाने में इनका यूज़ करती है, और यहीं से पैसे आते हैं गवर्नमेंट के पास। कई बार हम सोचते हैं कि पब्लिक फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट क्यों अवेलेबल करवाती है, या उनके पास इतनी मनी कहाँ से आती है, तो वो मनी आती है पब्लिक टैक्सेस से। जितने भी टैक्सेस वो हमसे कलेक्ट करती हैं तो डेफिनेटली उसी की एवज़ में वो हमें प्रोवाइड करवाती हैं पब्लिक फैसिलिटीज़। तो ये वाटर की फैसिलिटीज़ हैं जो हर एक को अवेलेबल होनी चाहिए, और हमने चेन्नई का एग्जाम्पल पढ़ा ऊपर। For instance, to supply water, the government has to incur cost in pumping water, carrying it over long distances, laying down pipes for its distribution, treating the water for the impurities, and finally collecting and treating the waste water. तो अगर वाटर सप्लाई की बात करें, और गवर्नमेंट जो है चार्ज करती है वाटर के लिए, क्यों? क्योंकि वाटर की पंपिंग में जितने भी कॉस्ट लगी है गवर्नमेंट की, या वाटर को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए जो भी मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ हुए हैं, या जो पाइप बिछाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, या वाटर प्लांट्स में जो ट्रीट किया जा रहा है वाटर को, उसको पोर्टेबल वाटर बनाने के लिए जो भी गवर्नमेंट कर रही है, उसकी इम्प्योरिटीज़ दूर करने के लिए जो भी गवर्नमेंट कर रही है, तो इन सभी कामों के लिए गवर्नमेंट जो है चार्ज करती है, तो इसीलिए हमारे वाटर बिल्स आते हैं। It meets these expenses partially from the various taxes that it collects and partially by charging a price of water. तो ये जो सारे एक्सपेंसेस है, ये सारे खर्चे जो हैं कहाँ से निकाले जाते हैं? टैक्सेस से, या फिर जो भी चार्ज लेती हैं वो पानी का, उससे। This price of water, this price is set so that most people can afford a certain minimum amount of water for daily use. तो इसीलिए इसका जो प्राइस है वो इस तरह से सेट किया जाता है ताकि आम इंसान की पहुंच में रहे, वो आम इंसान भी उसको अफोर्ड कर पाए। वाटर सप्लाई टू चेन्नई, इज़ इट अवेलेबल टू ऑल? अगर हम चेन्नई की बात करें, जो कि एग्जांपल है इस चैप्टर में, तो वाटर सप्लाई क्या सभी को अवेलेबल है? वाटर सप्लाई इन चेन्नई इज़ मार्क्ड बाय शॉर्टेज। म्युनिसिपल सप्लाई मीट्स ओनली अबाउट हाफ द नीड्स ऑफ पीपल ऑफ द सिटी ऑन एन एवरेज। तो चेन्नई में वाटर सप्लाई की बिल्कुल शॉर्टेज है, और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है वो आधे लोगों को ही वाटर सप्लाई पहुंचा पा रही है। एंड द बर्डन ऑफ शॉर्ट फॉल्स इन वाटर सप्लाई फॉल्स मोस्टली ऑन द पुअर। तो ये जो शॉर्ट कमिंग है ये ज़्यादातर कहाँ देखने को मिलती है? जो पुअर के रहने के एरियाज़ हैं, जो गरीब लोगों के एरियाज़ हैं, वहाँ पर ये वाटर की शॉर्टेज देखने को मिलती है। इन सर्च ऑफ अल्टरनेटिव्स, और काफ़ी सारे अल्टरनेटिव्स ढूंढे जा रहे हैं इसके। द सिनेरियो ऑफ शॉर्टेज एंड एक्यूट क्राइसिस ड्यूरिंग द समर मंथ इज कॉमन टू अदर सिटीज़। तो हम पॉइंट रीड कर रहे थे। द सिनेरियो ऑफ शॉर्टेज एंड एक्यूट क्राइसिस ड्यूरिंग द समर मंथ इज कॉमन टू अदर सिटीज़ ऑफ इंडिया। भारत के दूसरे शहरों में भी ये शॉर्टेज देखने को मिलती है। A shortage of municipal water is often taken as a sign of failure of the government. तो हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट जो है पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं है अपनी इस फैसिलिटी को लोगों तक पहुंचाने में। Throughout the world, water supply is a responsibility of the government. There are very few instances of private water supply, and there are areas in world where public water supply
हाँ जी, तो इसमें है कि वाटर सप्लाई जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की, और बहुत ही कम ऐसे इलाके होंगे जहाँ पर प्राइवेट वाटर सप्लाई होगी, क्योंकि प्राइवेट अगर कर दिया वाटर सप्लाई को तो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा वो, और जो कॉमन मैन है वो उसकी पहुँच से बाहर हो जाएगा, वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो कंक्लूजन क्या निकलता है इस चैप्टर से? कंक्लूजन है कि पब्लिक फैसिलिटीज़ जो हैं हमारी बेसिक नीड से रिलेटेड हैं, तो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसीलिए ये मैंशनड है, और हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमें राइट दिया है, राइट टू वाटर, हेल्थ, एजुकेशन, ये सारी बेसिक जो नेसेसिटीज़ हैं हमारी, ये हमें हमारा अधिकार है एज बीइंग अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ। इसके अंडर ही ये सारे अधिकार भी दिए गए हैं कि हमें साफ़ पीने का पानी मिलना चाहिए, हमारी हेल्थ जो है वो गवर्नमेंट को कोशिश करनी चाहिए कि हेल्दी रहें सारे सिटीजन्स। उसके बाद एजुकेशन का भी राइट है हमें अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। द मेजर रोल ऑफ द गवर्नमेंट इज़ टू इंश्योर द एडिक्वेट पब्लिक फैसिलिटीज़ फॉर एवरीवन। तो ये तो था हमारा चैप्टर नंबर 9, और आगे हम पढ़ेंगे लॉ इन्फोर्समेंट के बारे में, क्योंकि पब्लिक फैसिलिटीज़ और जितने भी कानून हैं गवर्नमेंट के, बिना लॉ इन्फोर्समेंट के वो अप्लाई नहीं किए जा सकते। तो आपका जो चैप्टर नंबर 10 है वो है लॉ एंड सोशल जस्टिस। तो लेट्स डिस्कस दिस चैप्टर ऑल्सो। टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन द गवर्नमेंट मेक्स सर्टेन लॉज। लोगों को एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए भी गवर्नमेंट को लॉ बनाने पड़ते हैं। जैसे कि अगर ये लॉज ना बनाए जाएं तो डेफिनेटली किसी ना किसी के लॉ जो हैं वो एक्सप्लॉयट हो जाएंगे। दीज लॉज ट्राई टू इंश्योर दैट अनफेयर प्रैक्टिसेस आर केप्ट एट मिनिमम इन द मार्केट। ये लॉज, ये कुछ कानून ऐसे हैं जो कि इसलिए बनाए जाते हैं ताकि जितनी भी अनफेयर प्रैक्टिसेस हैं, जितनी भी लोगों को तोड़ने की घटनाएं हैं, वो कम से कम हो। टू इंश्योर द वर्कर्स आर नॉट अंडर पेड बट आर पेड फेयरली, दिस देयर इज़ अ लॉ और मिनिमम वेजेस। तो ये इंश्योर करने के लिए, ये पक्का करने के लिए कि वर्कर्स को जो वेजेस मिल रहे हैं वो उनको ज़रूरत से ज़्यादा कम ना मिले, तो एक मिनिमम वेजेस का लॉ बनाया गया है बाय द गवर्नमेंट कि उनको मिनिमम इतनी वेजेस दी जानी चाहिए बाय हिज एम्प्लॉयर्स। There are laws that protect the interest of the producers and the consumer in the market. तो इसी तरह से कुछ और कानून हैं जो कि प्रोटेक्ट करते हैं प्रोड्यूसर्स को और कंज्यूमर्स को, यानी चीज़ों को जो बनाने वाले हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोड्यूस करते हैं जो डिफरेंट चीज़ों को, उनके लिए भी कानून है, और जो चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं ताकि उनके साथ कोई धोखा ना हो, उसके लिए भी कानून बनाए हैं गवर्नमेंट ने। The government has to ensure that these laws are implemented, which means that the law must be enforced. तो गवर्नमेंट की ये ड्यूटी बनती है कि ये जो कानून बनाए हुए हैं ये अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट हो, तभी इनका फ़ायदा है, अदरवाइज़ नहीं। तो जो भी लॉ तोड़े उसके लिए क्या प्रावधान है हमारे संविधान में, हमारे कानून में, उस पर ही निर्भर करता है कि ये लॉ इन्फोर्स होगा या नहीं होगा, या इस कानून का पालन जो है अच्छे से होगा या नहीं। Enforcement become even more important when the government can control the activities of the individual or private companies so as to ensure social justice. तो enforcement जो है और ज़्यादा ज़रूरी बन जाती है अगर गवर्नमेंट को सोशल जस्टिस करवाना है। अगर हमें समाज में कुछ भी इम्प्लीमेंट करवाना है, सोशल जस्टिस देनी है सभी को, तो ये लॉ जो है स्ट्रिक्टली enforced होने चाहिए by the government. Fundamental rights guaranteed by the Indian Constitution, like right against exploitation, say that no one can force to work for low wages or under bondage. तो हमारा जो फंडामेंटल राइट है, यहाँ पे एक और फंडामेंटल राइट की बात हो रही है जो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को हम फोर्स नहीं कर सकते कि वो लो वेजेस पे काम करे, कम मजदूरी लेकर वो काम करे, हम किसी को इसके लिए फोर्स नहीं कर सकते, और अगर करते हैं तो इट विल बी अ वायलेशन ऑफ द लॉ, और किसी को अंडर बॉन्डेज या किसी भी बंधन में रखकर हम काम नहीं करवा सकते। The Constitution lays down no child below the age of 14 shall be employed to work in any factory or mines or engage in any other hazardous employment. तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें एक और कानून है कि
14 साल से कम उम्र के बच्चे जो हैं वो काम नहीं कर सकते, वो किसी भी फैक्ट्री में या किसी भी माइन में उनको काम पे नहीं लगाया जा सकता, उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं दी जा सकती। उसके बाद हम एक इंसिडेंट की बात करेंगे जो है भोपाल गैस ट्रेजेडी। और यहाँ पर हम अगर कहें तो वर्ल्ड की सबसे वर्स्ट इंडस्ट्रियल ट्रेजेडी थी और जो कि हुई भोपाल में। भोपाल है मध्य प्रदेश में और 24 साल पहले ये गैस ट्रेजेडी हुई थी। यूनियन कार्बाइड एन अमेरिकन कंपनी हैज़ अ फैक्ट्री इन द सिटी विच इट प्रोड्यूस्ड पेस्टिसाइड्स। तो एक अमेरिकन कंपनी थी जो कि प्रोड्यूस करती थी पेस्टिसाइड्स, और ये जो कंपनी है MIC इज़ अ हाईली पॉइजनस गैस। एक गैस है जो निकलती थी ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ पेस्टिसाइड्स, MIC, जो कि बहुत ही पॉइजनस गैस थी, स्टार्टेड लीकिंग ऑन 2 दिसंबर 1984 एट मिडनाइट फ्रॉम द फैक्ट्री। तो रात को 1984 में 2 दिसंबर को रात के समय क्या हुआ कि एक गैस लीक होने लगी जो कि बहुत ही पॉइजनस थी इस फैक्ट्री से। विदिन 3 days मोर देन 8,000 पीपल वर डेड। 3 दिनों में इस गैस को ब्रीथ करने के कारण जो है 8,000 लोग मारे गए एंड हंड्रेड्स एंड ऑफ थाउजेंड्स वर मेम्ड। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है अफेक्ट हुए इस गैस से और 8,000 के करीब जो है वो मारे गए। US stopped its operations but left behind tons of toxic chemicals। तो अमेरिका ने इसका जो भी जो ये फैक्ट्री थी, जो ये कंपनी थी, ये बंद कर दी गई, लेकिन फिर भी इसके जो टॉक्सिक्स थे वो एनवायरनमेंट में मिल चुके थे। 24 years later, people are still fighting for justice, for safe drinking water, for healthcare facility and jobs for the people poisoned by US। तो हम आज भी अगर हम देखें तो वो लोग जो हैं अपने लिए सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर के लिए लड़ रहे हैं, अपने लिए हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के लिए लड़ रहे हैं, जॉब्स के लिए लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है लॉ की इन्फोर्समेंट अच्छे से नहीं हुई, दैट इज़ वाई वहाँ पर इतने सारे वर्कर्स मारे गए थे। व्हाट इज़ अ वर्कर्स वर्थ? तो वर्कर की वर्थ क्या है? फॉरेन कंपनीज कम टू इंडिया फॉर चीपर लेबर, वेजेस इन USA आर हायर देन दैट कम्पेयर टू द वर्कर इन पुअरर कंट्रीज़ लाइक इंडिया। तो फॉरेन की कंट्रीज़ क्यों प्लांट्स लगाती हैं इंडिया में या क्यों फैक्ट्रीज़ लगाती थी इंडिया में? उसका मेन रीज़न यही था कि यहाँ पर जो लेबर थी वो चीप प्राइस में उनको मिल जाती थी। फॉर लोअर पे कंपनीज कैन गेट लॉन्गर आवर्स ऑफ वर्क। कॉस्ट कटिंग कैन बी डन बाय other more dangerous mean, low working condition including the low safety measure and और ये जो कॉस्ट कटिंग थी ताकि चीज़ें सस्ती प्रोड्यूस हों, उसके लिए क्या करते थे कि लोअर वर्किंग कंडीशन देते थे वर्कर्स को, यानी उनको जो वर्किंग का प्लेस है वो अच्छे से वो सही तरीके से नहीं था और जो उनके सेफ्टी मेजर्स है वो यूज़ नहीं किए जाते थे, यानी वर्कर्स की जान की कोई परवाह नहीं थी किसी को भी। तो दैट इज़ वाई वो यहाँ पर प्लांट्स लगाते थे, बट इससे नुकसान होता था वर्कर्स की लाइफ को। सिंस देयर इज़ नॉट मच एम्प्लॉयमेंट, देयर आर मैनी वर्कर्स हु आर विलिंग टू वर्क इन अनसेफ कंडीशन इन रिटर्न फॉर वेजेस। तो इन मजदूरी पाने के लिए बहुत सारे वर्कर्स थे जो कि काम पे लग जाते थे। तो इन्फोर्समेंट कैसे हो इन सेफ्टी लॉ की? एज अ लॉ मेकर एंड इन्फोर्सर, the government is supposed to ensure that the safety laws are implemented। safety laws implement होने चाहिए, ये तो हमें मालूम चल गया, लेकिन it is the duty of the government to ensure the right to life guaranteed under the article 21 of the constitution is not violated। तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जिससे कि किसी की जान चली जाए और गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना होगा। instead of protecting the interest of the people, their safety was being डिसरिगार्डेड बोथ बाय द गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट कंपनीज़। तो कई बार जो है गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनियों के द्वारा ये कानून अच्छे से पालन नहीं किए जाते, सेफ्टी लॉज नहीं ओबे किए जाते हैं, दैट इज़ वाई लोगों की लाइफ जो है वो खतरे में पड़ जाती है। विद मोर इंडस्ट्रीज बीइंग सेट अप बोथ बाय द लोकल एंड फॉरेन बिजनेसेस इन इंडिया, देयर इज़ ग्रेट नीड फॉर स्ट्रॉन्गर लॉज प्रोटेक्टिंग वर्कर्स राइट एंड बेटर इन्फोर्समेंट ऑफ दीज लॉज। तो अब जो है इंडस्ट्रीज़ भी ज़्यादा से ज़्यादा सेटअप हो रही हैं इंडिया में। तो अब देखना ये है कि इन वर्कर्स के राइट कहाँ तक प्रोटेक्ट किए जाते हैं ताकि और
ये तभी प्रोटेक्ट होंगे जबकि लॉ की बेटर इन्फोर्समेंट हो पाएगी बाय द फैक्ट्री ऑनर्स और गवर्नमेंट। न्यू लॉज टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट, बहुत सारे ऐसे नए कानून बनाए गए कि जिससे कि हमारा एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट किया जा सके। इन 1984 देयर वाज अ वेरी फ्यू लॉ प्रोटेक्टिंग एनवायरनमेंट इन इंडिया। देयर वाज अ हार्डली एनी इन्फोर्समेंट ऑफ दीज लॉज। Enforcement was treated as a free entity and industry could pollute the air and water without any restricted। 1984 तक की अगर बात करें तो तब ज़्यादा कानून नहीं थे और जो हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सके, जो फैक्ट्री थी उनसे जो धुआं निकलता था वो ईज़िली हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर रहा था तब तक, क्योंकि कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी। और वेदर इट वाज रिवर, air, groundwater, environment was being polluted and health of the people disregarded. The polluter was to be held accountable for the damage done to environment. The government is responsible for setting up laws and procedure that can check pollution, can clean river and introduce heavy fines for those who pollute। जो polluters हैं, जो अपने फैक्ट्रीज़ का वेस्ट जो है वो नदियों में गिराते हैं या फैक्ट्री में से निकलने वाला धुआं है जो, तो उनके लिए इंडस्ट्रियलिस्ट ज़िम्मेदार होंगे और गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लॉज को ढंग से इम्प्लीमेंट करवाए और ताकि हमारी जो नदियां हैं वो क्लीन रहें, और जो उनको क्लीन नहीं रहने देते हैं उन पर हैवी फाइन इम्पोज किया जाए बाय द गवर्नमेंट। एनवायरनमेंट एज अ पब्लिक फैसिलिटी, एनवायरनमेंट भी एक पब्लिक फैसिलिटी है। एक साफ़ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाना भी हमारी गवर्नमेंट की ड्यूटी है। एनवायरनमेंट इशू इन इंडिया हैज़ हाईलाइटेड दैट द फैक्ट दैट द ग्रोइंग कंसर्न फॉर द एनवायरनमेंट अमंग द मिडिल क्लासेस इज ऑफन एट द एक्सपेंस ऑफ द पुअर। द चैलेंज इज़ टू लुक फॉर सॉल्यूशंस वेयर एवरीवन कैन बेनिफिट फ्रॉम अ क्लीन एनवायरनमेंट। अब जब भी क्लीन एनवायरनमेंट होगा तो उससे सभी को, समाज में सभी को फ़ायदा होगा। तो गवर्नमेंट को एनकरेज करना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए फैक्ट्रीज़ को भी कि धीरे धीरे हमारा जो टेक्नोलॉजी है वो इस तरह की हो कि हमारे एनवायरनमेंट को कोई नुकसान उनसे ना पहुँचे। दिस विल इंश्योर दैट द वर्कर्स लाइवलीहुड एंड आर प्रोटेक्टेड, बोथ द वर्कर्स एंड द कम्युनिटीज़ लिव अराउंड द फैक्ट्री एंजॉय द सेफ एनवायरनमेंट। इतना वेजेस उनको देना चाहिए ताकि वर्कर्स भी आराम से रह पाएँ और ताकि हमारे एनवायरनमेंट को भी कोई नुकसान ना पहुँचे। तो इससे कॉन्क्लूजन ये निकलता है कि लॉज आर नेसेसरी इन मैनी सिचुएशन। कानून बिल्कुल ज़रूरी हैं, वेदर दिस बी इन द मार्केट, ऑफिस और फैक्ट्री, सो एज टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम अनफेयर प्रैक्टिसेस। लॉ दैट आर वीक एंड पुअरली इन्फोर्स कैन कॉज सीरियस हार्म। अगर लॉ जो है वो कमज़ोर होंगे, अगर उनको ढंग से हम इम्प्लीमेंट नहीं करवाएंगे, इन्फोर्स नहीं करवाएंगे, तो वो बहुत ही सीरियस हार्म दे सकते हैं हमारी सोसाइटी को। While the government has a leading role in this respect, people can exert pressure that both private companies and government act in the interest of the society। तो ये चाहिए गवर्नमेंट को भी और फैक्ट्रीज़ को भी कि वो सोसाइटी के इंटरेस्ट के लिए काम करें ताकि ये सोसाइटी सभी के रहने लायक बन जाए।